फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। आज हम लोग पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। देश का नामकरण। फ्रेंड्स, देश के नाम की यदि बात की जाए तो यूं तो हमारे देश के अनेक नाम मिलते हैं देश का नामकरण, जिसमें मुख्य मुख्य जो नाम है वो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और जम्बू द्वीप। यहाँ पे दो जिन नामों की बात की गई है वो है इंडिया और भारत। हम सभी जानते हैं कि भारत में समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। वे आए तो आक्रांता के रूप में, लेकिन उनमें से कुछ यहीं की संस्कृति में रच और बस गए थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के रास्ते से आने वाले, उत्तर पश्चिम के रास्ते से। तो देखिए ये उत्तर पश्चिम रास्ता है और आप सभी जानते हैं कि यहाँ दो दर्रे पड़ते हैं। एक तो है मुख्य बोलन दर्रा, जो कि अभी हमने पढ़ा था। बोलन नदी यहाँ पे पड़ती है, मेहरगढ़ जिसके किनारे पड़ता है बोलन, और खैबर दर्रा। ये जो दो दर्रे हुए हैं, यहाँ से उत्तर पश्चिम के रास्तों से भारत में बाह्य आक्रांताओं ने आक्रमण किए या प्रवेश किया। यदि उत्तर की बात की जाए, उत्तर पूर्व की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से तिब्बत के पठार से, तिब्बत का पठार। और यदि पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो म्यांमार से और दक्षिण के मकरान तट से। इस तरह से जो भारत देश है उसमें आने वाली विदेशी जातियों ने समय समय पर आक्रमण किया और उनमें से कुछ यहाँ पे रच बस गए। उन्हीं में से दो जातियां थी जो कि 2500 वर्ष पूर्व भारत में आए। ईरानी, जिन्हें कि आप फारसी भी कह सकते हैं, और यूनानी। तो ये जो ईरानी और यूनानी थे, इनकी भाषा में ह का उच्चारण नहीं होता था, इसीलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंडस या इंडस, यूनानियों ने इंडस कहा। तो ये जो इंडिया वर्ड है ये इंडस से ही निकला है। इंडिया जो वर्ड है ये इंडिया से ही निकला है। किस तरह से, देखिए, जो ये फारसी और यूनानी थे, इन्होंने सिंधु के पूर्वी प्रदेश को, ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु के पूर्वी प्रदेश को इन्होंने इंडिया नाम से पुकारा और इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोज या इंदोज कहा। तो इस तरह से इंडस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द हुआ, ग्रीक भाषा, और जो सिंधु है वो संस्कृत का। इसी तरह से दूसरा नाम है भारत, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाका जो था भारतीय उपमहाद्वीप का, उसमें रहने वाले लोगों के समूह को भरत कहा गया। और इस प्रकार भरत प्रदेश के लोग कहलाए भारतीय, और ये जो भूमि प्रदेश था वो कहलाया भारत। इसी तरह से जम्बूद्वीप नाम का उल्लेख भी मिलता है। जम्बूद्वीप जो उल्लेख मिलता है वो आपको मिलेगा अग्नि पुराण में, जम्बू द्वीप। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। जम्बूद्वीप आपको मिलेगा अग्नि पुराण में, और या फिर मिलेगा आपको अशोक के अभिलेख में। अशोक का जो लघु अभिलेख है उसमें आपको ये नाम मिलेगा, अशोक का लघु अभिलेख। जम्बूद्वीप नाम क्यों दिया गया था? जम्बू संस्कृत में जामुन को कहते हैं, संस्कृत में जामुन। और तत्कालीन समय में
जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण जो भारत भूमि है वो जम्बूद्वीप के नाम से जानी गई। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि 7 द्वीप हुआ करते थे उस समय में, उनमें से एक प्रमुख था जम्बूद्वीप। हिंदुस्तान नाम जो है ये तुर्की और ईरानियों द्वारा ही कहा गया है। सिंधु की जगह वे हिंदू बोला करते थे, तो सिंधु का जो स्थान था, सिंधुस्तान था ये, सिंधु का स्थान, उसे उन्होंने हिंदू का स्थान यानी हिंदुस्तान कहा है, जो कि सिंधु के स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन क्योंकि उनके उच्चारण में स नहीं था, ह था, और कालांतर में ये जो सिंधुस्तान है ये हिंदुस्तान कहलाया और इसका अर्थ हिंदुओं की भूमि से लिया जाने लगा। अब ये तो हो गया हमारे इतिहास की जानकारी के विषय में, लेकिन ये इतिहास की जानकारी हमें हासिल कैसे हो सकती है, ये सवाल उठता है कि ये जो जानकारी है ये हमें कहाँ से मिलती है। तो ये जानकारी देने वाले हमें होते हैं इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता। अब कौन है इतिहासकार या कौन है पुरातत्ववेत्ता, उन्हें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इतिहासकार, इतिहासकार, तो इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करे, जो अतीत का अध्ययन करे। और पुरातत्ववेत्ता, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं या दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद कौन है? पुरातत्वविद हैं वे जो खुदाई में प्राप्त ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन करते हैं। और ये किस रूप में काम करते हैं? ये जासूस की तरह काम करते हैं, जासूस की तरह कैसे, अभी हम लोग देखेंगे। जासूस की तरह कार्य। अब ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो देखिए, किसी भी काम को करने का जो माध्यम होता है वो कहलाता है स्रोत। अब यहाँ पे बात आती है ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत क्या है? ऐतिहासिक स्रोत ऐसे साक्ष्य जिनसे हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब ये साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? जानकारी मिलती है, ये साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये साक्ष्य हो सकते हैं पुस्तकें, ईंटें, मनके, पत्थर के औजार, बर्तन या मुहरे, सिक्के, इमारतें, लेख, जीव जंतुओं की हड्डियां या दांत, जीव जंतुओं के अवशेष। अब जीव जंतुओं में मनुष्य और पशु पक्षी सभी आ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे ऐतिहासिक स्रोत। अब इस लेसन में यहाँ पे कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत की बात की गई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जिन ऐतिहासिक स्रोत की बात की गई है उन्हें हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे जो ऐतिहासिक स्रोत है, 2 तरह के ऐतिहासिक स्रोत की बात की गई है। पहला तो है साहित्यिक स्रोत,
और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इन्हें यहाँ पे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन इन साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत से पहले कुछ शब्दावलियों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। जैसे जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें कौन कौन से स्रोत शामिल हो सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से जो स्रोत शामिल होते हैं वो है पुस्तकें जो कि लिखी गई हैं। अब लिखी गई हैं पुस्तकें, तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय में छापे खाने तो हुआ नहीं करते थे, लिखने के लिए टाइपराइटर तो हुआ नहीं करता था, या गूगल ट्रांसलेटर तो हुआ नहीं करता था कि हम लोग बोल दें और स्पीकर से टाइपिंग हो जाए और जो हमारे वर्बल वर्ड है वो रिटन फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाए। तो उस समय क्या हुआ करता था, उस समय पांडुलिपियाँ हुआ करती थी, पांडुलिपि। और ये पांडुलिपि क्या हुआ करती थी, पांडुलिपि थी हस्तलिखित किताब। हस्तलिखित किताब कैसे, तो देखिए पांडुलिपि का जो लैटिन वर्ड है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसकी कि यहाँ पे बात की गई है मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट में एक शब्द है लैटिन शब्द मेनू, और इस मेनू का अर्थ है यहाँ पे मेनू, इसका अर्थ है हाथ। इसीलिए पांडुलिपि का अर्थ क्या हुआ, पांडुलिपि का अर्थ हो गया हाथ से लिखी गई किताब, हाथ से लिखी गई किताब। ठीक है, अब किताब तो हाथ से लिखी गई हो गई, लेकिन ये किताबें लिखी किस पे जाती थी, क्या उस समय में भी आज की तरह ही अलग अलग तरह के कागज़ हुआ करते थे, क्या आज की तरह A4 साइज के पेपर हुआ करते थे, क्या आज की तरह लाइनिंग्स की कॉपीज़ हुआ करती थी, या आज की तरह क्या ड्राइंग शीट हुआ करती थी, या 70 GSM 80 GSM का पेपर हुआ करता था, नहीं। तो फिर किस पे लिखी जाती थी ये पांडुलिपियाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि ताड़पत्र जो कि एक पेड़ के पत्ते हुआ करते थे, तथा भुर्ज वृक्ष या भुर्ज पत्र कह सकते हैं आप, भुर्ज पत्र की छाल पर ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। और ये जो दोनों पेड़ हैं इनका जो प्राप्ति स्थल है या जो इनका उपलब्धता का स्थल है वो कौन सा हुआ करता था, मुख्य रूप से ये हुआ करती थी हिमालय क्षेत्र में। तो हिमालय क्षेत्र में भी फ्रेंड्स आपने एक नाम सुना होगा बुर्ज होम जो कि कश्मीर में पड़ता है, बुर्ज होम। एक्चुअली ये जो बुर्ज होम है यहाँ पे ये जो भुर्ज पत्र है, ये भुर्ज पत्र पेड़ के पत्ते नहीं है, ये भुर्ज पत्र है पेड़ की छाल है ये, जो कि सफ़ेद रंग की हुआ करती थी, पेड़ की छाल ये सफ़ेद रंग की हुआ करती थी। और यहाँ पे बताया गया है कि ये हिमालय क्षेत्र में मिलते थे मुख्य रूप से। तो बुर्ज होम हिमालय क्षेत्र आप जानते हैं जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही आएगा, और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जो बुर्ज होम नामक जगह है जो कि एक नवपाषाणिक स्थल है, इस बुर्ज होम से भुर्ज संस्कृत का वर्ड है और जिसका हिंदी वर्ड है भुर्ज, संस्कृत वर्ड है ये, संस्कृत शब्द है एक्चुअली ये, और इसका हिंदी है बुर्ज। तो इन पेड़ों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपलब्धता थी, इसीलिए इस स्थान का नाम बुर्जवास था, जो कालांतर में बुर्ज होम हो गया। और जब वहाँ पे खुदाई की गई तो इन बुर्ज वृक्षों की, जिन्हें कि अब भुर्ज कहते हैं, एक्चुअली इनका जो हिंदी नाम है भुर्ज का वो संटी है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हिमालयन बिर्च। तो ये जो बुर्ज होम है वहाँ से इन भुर्ज वृक्षों के अवशेष, जले हुए भुर्ज वृक्षों के अवशेष बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, इसीलिए इसका नाम बुर्ज होम पड़ा था। तो ये जो पांडुलिपि है ये ताड़पत्र और भुर्ज पत्र पर लिखी जाती थी।
और इन पांडुलिपियों को मंदिरों या विहारों में रखा जाता था संरक्षित करके। मंदिर हिंदू धार्मिक स्थान है और विहार बौद्ध धार्मिक स्थान है। लेकिन क्योंकि ये पेड़ों की पत्तियों और पेड़ों के छालों पर लिखी हुई थी, इस वजह से अधिकतर पांडुलिपियों को कीड़ों ने खाकर नष्ट कर दिया है। कुछ संरक्षित करके अभी भी रखी हुई है। इन्हीं में से एक पांडुलिपि का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि उसका नाम संस्कृत भाषा में रचित है, वो संस्कृत भाषा में, और नाम है ऋग्वेद। और इसका जो काल है वो बताया गया है 3500 वर्ष पूर्व। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि इस साहित्य लेखन की जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत, जो कि प्रमुखतः विद्वानों और ब्राह्मण वर्ग की भाषा हुआ करती थी। ब्राह्मण वर्ग की भाषा हुआ करती थी और आम लोगों की भाषा प्राकृत हुआ करती थी। तो कुछ साहित्य प्राकृत भाषा में भी लिखा गया है। प्राकृत जो कि उस समय में आम लोगों की भाषा हुआ करती थी, आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। और इसी तरह से कुछ साहित्य तमिल भाषा में भी लिखा गया है, तमिल भाषा में भी लिखा गया है। तो यहाँ पे इस तरह से साहित्यिक स्रोत की बात की गई है, जो कि हमने देखा पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध था। और बुर्ज होम में इन पांडुलिपियों के लिए तैयार की जाने वाली बुर्ज पत्र की छाल के मुख्य वृक्ष पाए जाते थे, जो कि बहुतायत में होते थे। अब बात आती है पुरातात्विक स्रोत की। देखते हैं उनमें क्या बताया गया है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में लेसन में जिन स्रोत के उदाहरण दिए गए हैं उनमें है अभिलेख, सिक्के और मृदपात्र। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो देखते हैं। अब सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक में अभिलेख। तो बताया गया है कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख ऐसी कठोर धातु या पत्थर की सतह जिस पर लेख उत्कीर्ण किए गए हों, उत्कीर्ण किए गए हों, वे हैं अभिलेख। और अभिलेखों की भी कई श्रेणियां हैं। अभिलेख ताम्रपत्र पर भी लिखे जा सकते हैं, पत्थर पर भी लिखे जा सकते हैं, सिक्कों पर भी लिखे जा सकते हैं, मूर्ति लेख भी हो सकते हैं, स्तंभ लेख भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वो दिया गया है मौर्य शासक अशोक के एक अभिलेख का। मौर्य शासक अशोक के कंधार स्थित अभिलेख का कंधार वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान अफगान में। तो ये जो अशोक का अभिलेख है ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, अरमाइक और यूनानी। यहाँ पे ये अरमाइक और यूनानी भाषा भी है और लिपि भी है। तो जब लिपि और भाषा की बात आती है तो यहाँ पे भी लिपि और भाषा के संदर्भ में भी बात की गई है कि आरंभ में, सभ्यता के आरंभ में या मानव जीवन के आरंभ में भाषा लिपि विहीन हुआ करती थी। भाषा आरंभ में लिपि विहीन थी और कालांतर में लिपि का विकास हुआ।
तो भाषा और लिपि में क्या अंतर है? देखिए, लिपि भावों का दृश्यात्मक यानी दिखने वाला दृश्यात्मक रूप है, जिसमें क्या क्या हो सकता है? जिसमें हो सकता है वर्ण, चिन्ह या चित्र। इसी तरह से भाषा भावों का मौखिक रूप है, जिसमें होता ये सब कुछ है, लेकिन ये मौखिक रूप में हो सकता है। और अब किसी भी भाषा के रूप में लिपि निहित होती है, ऐसा माना गया है। तो अब इसके अलावा एक वर्ड आता है बोली, कि यदि लिपि और भाषा ये है तो फिर बोली क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, भाषा में साहित्यिक पुट होता है, भाषा का एक पर्टिकुलर ग्रामर या व्याकरण होता है, भाषा का साहित्यिक रूप होता है, लेकिन बोली का कोई साहित्यिक रूप नहीं होता है, बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है। यहाँ पे ये अंतर आ जाएगा। अब इस तरह से ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया है अशोक के अभिलेख का, जो कि 2250 वर्ष पुराना है। ये जो अभिलेख है अरमाइक और यूनानी भाषा में लिखा गया है। इसकी अवधि बताई गई है 2250 वर्ष पूर्व की। मौर्यकालीन शासक अशोक का अभिलेख है ये, और इसकी भाषा अरमाइक और यूनानी, लिपि अरमाइक और यूनानी। इसी तरह से एक उदाहरण सिक्कों का यहाँ पे शामिल किया गया है। जब आप लेसन वाला वीडियो देखेंगे या आप खुद लेसन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कि वहाँ पे कुछ सिक्के दिए गए हैं। तो ये जो सिक्के हैं, इसमें जो उदाहरण बताया गया है सिक्कों का, वो सिक्के बताए गए हैं 2500 वर्ष पूर्व के, 2500 वर्ष पूर्व के यानी कि महाजनपद कालीन। और ये जो सिक्के हैं फ्रेंड्स, ये चांदी के हैं, सिक्के चांदी के हैं। तो जब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है ये सिक्के महाजनपद कालीन हैं। और ये जो सिक्के हैं ये कहलाते थे पंचमार्क। और इन पंचमार्क सिक्कों की एक बहुत बड़ी संख्या राजस्थान के रेड़ से हमें प्राप्त होती है। राजस्थान के रेड़ नामक स्थान से लगभग 3075 चांदी के सिक्के मिले हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक अन्य उदाहरण दिया गया है मृदपात्र का, जो कि 4700 वर्ष पूर्व का माना गया है। तो ये जो मृदपात्र हैं, इनकी भी एक विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि ये मृदपात्र लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे और उन पर काले रंग का चित्रण हुआ करता था। मृदपात्र यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जिनका काल लगभग 4700 वर्ष पूर्व का माना गया है, और ये लाल रंग के जिन पर काले रंग का ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण किया गया था। ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण किया गया। तो इस तरह से ये यहाँ पे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके माध्यम से हमें विभिन्न स्रोतों के रूप में इतिहास की जानकारी हासिल हो सकती है। अब यहीं पे बात की गई है कि हमने इतिहास किस तरह से कैसे जाना जा सकता है, ये जान लिया, लेकिन जो ऐतिहासिक तिथियां हैं उनका निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो इस संबंध में यहाँ पे ऐतिहासिक शब्दावली को स्पष्ट किया गया है, देख लेते हैं।
तिथि निर्धारण। तिथि निर्धारण के विषय में यहाँ पे कुछ शब्दावली स्पष्ट की गई है। जैसे पहली है BC, जिसका एब्रीवेशन है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व, या आप लिख सकते हैं ई पूर्व। ठीक है। और इसी तरह से AD यानी एना डोमिनी। एना डोमिनी, जिसका अर्थ है ईसवी या ईसवी। अब ये किस तरह से है देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि ईसा पूर्व जो तिथि है वो ईसा से जन्म से पहले को निर्धारित करती है, और ईसवी ईसा के जन्म के बाद को किस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक मध्य बिंदु है, उसके आधार पर ईसा के जन्म वर्ष और के पहले और ईसा के जन्म वर्ष के बाद की तिथियों को निर्धारित किया गया है। मान लीजिए ये 0, यहाँ पे इस 0 को ईसा का, यीशु मसीह का यानी ईसा का जन्म वर्ष मान लिया गया है। 0 वर्ष को, 0 वर्ष को, 0 वर्ष को। हालांकि 0 वर्ष यीशु मसीह का जन्म वर्ष नहीं है। यीशु मसीह का जो जन्म है वो 4वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पे इस 0 वर्ष को ईसा का जन्म वर्ष मान लिया गया है, और इनके जन्म से पहले की जो तिथियां हैं उन्हें ईसा पूर्व कहकर पुकारा गया है, यानी कि BC। और इनके जन्म के बाद की जो तिथियां हैं उन्हें AD एना डोमिनी या ईसवी कहकर पुकारा गया है। जैसे 100, 200, 1000, 4000, 2000, इस तरह से। और इसी तरह से ईसा पूर्व की जो है वो 20,000, 10,000, 1,500। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ईसा के जन्म वर्ष से पहले की जो तिथियां हैं, यानी कि जो ईसा पूर्व है वो उल्टा चलता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो तिथियां चलती हैं। और एना डोमिनी यानी ईसवी जो सन है या जो वर्ष हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। तो इस तरह से इन तिथियों का निर्धारण किया गया है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हैं। अब यहाँ पे हम एक बार बात कर लेते हैं एना डोमिनी की। एना डोमिनी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों एना और डोमिनी से मिलकर बना है। एना डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है जो एना और डोमिनी से मिलकर बना है, और इस एना डोमिनी का अर्थ होता है युग। और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म बताया गया है कि जो ईसा पूर्व के लिए BC यूज किया जाता था, उसकी जगह अब BC की जगह रिप्लेस हो गया है BCE। और इस BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। और इसी तरह से एना डोमिनी की जगह CE को भी यूज किया जा सकता है, जिसका एब्रीवेशन है कॉमन एरा। और कभी कभी वर्तमान से पहले के लिए BP शब्द को भी यूज कर लिया जाता है, जिसका एब्रीवेशन है बिफोर प्रेजेंट। इस तरह से यहाँ पे ये काल निर्धारण के लिए कुछ तिथियों को
स्पष्ट किया गया है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। और भारत में इन तिथियों का भारत में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। 200 वर्ष पूर्व इन तिथियों का आरंभ किया जाने लगा है। पूर्व आरंभ। यहीं पे एक बात स्पष्ट की गई है अतीत के संप्रत्य के विषय में कि अतीत किस तरह का हो सकता है। ये बात की गई है किताब के शीर्षक के संदर्भ में। आप सभी जानते हैं कि किताब का शीर्षक है हमारे अतीत। तो ये जो हमारे अतीत शब्द है, ये यहाँ पे बहुवचन को, अतीत के बहुवचन रूप प्लूरल फॉर्म को स्पष्ट करता है। किस तरह से कि अतीत जो है वो किसी एक वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष की जानकारी नहीं है, बल्कि अतीत विभिन्न वर्गों, विभिन्न समूहों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न काला अवधियों और विभिन्न व्यक्तियों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है, जो विभिन्न वातावरण में विभिन्न तरह के आचार व्यवहार किया करते थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जिस तरह से प्राचीन समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर लोग कहीं राजा रानी के रूप में थे, तो कहीं शिल्पी, व्यापारी, मजदूर, कृषक के रूप में थे, उसी तरह से आज भी हजारों वर्ष बाद भी अंडमान द्वीप समूह का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि अंडमान द्वीप समूह में आज भी लोग एक आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे आज भी जंगलों से कंद मूल फल इकट्ठा करते हैं और आज भी मछलियों का शिकार करते हैं। इस तरह से वो आज भी आखेटक और खाद्य संग्राहक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं हम शहरी लोग अपने खाने पीने की वस्तुओं के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर हैं। इस तरह से यहाँ पे ये अतीत के बहुवचन के रूप को स्पष्ट किया गया है कि अतीत कोई एक तरह का नहीं होता है, अतीत अनेक तरह के हो सकते हैं। लेसन के लास्ट में यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है अन्यत्र। उस अन्यत्र कॉलम के माध्यम से हमें वैश्विक स्तर पर जानकारी देने का प्रयास किया गया है और वैश्विक स्तर पर जानकारी दी गई है लेखन कला या लिपि की। यहाँ बात की गई है अन्यत्र। अन्यत्र उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, उत्तरी अफ्रीका का देश मिस्र। मिस्र यहाँ पे लगभग 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहा करते थे। राजा रानी रहा करते थे। उन राजा रानी की कहानी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि उन राजा रानी के नाम जो हैं वो एक फ्रेम में जड़े हुए मिले हैं। राजा रानी के नाम एक फ्रेम में मिले हैं, फ्रेम में, और उस फ्रेम को यहाँ पे नाम दिया गया है कारतूस। कारतूस। और ये जो लिपि है या ये जो भाषा है वो कौन सी है? एक तो है मिस्री लिपि और यूनानी लिपि। तो इसमें एक तो यूनानी लिपि की भाषा है और दो मिस्री लिपि की भाषा है। यूनानी लिपि की एक भाषा और मिस्री लिपि की दो भाषा। इस तरह से ये जो लेख है वो कुल 3 भाषाओं में लिखा हुआ मिला है और इस लेख में कुछ चिन्ह और प्रतीक पाए गए हैं। उनमें से कुछ चिन्ह और प्रतीकों को यहाँ पे किताब में बताया गया है। उनमें से एक दो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एल अक्षर का प्रयोग किया गया है शेर के लिए, ए किया गया है चिड़िया या बाज के लिए, वर्ग के लिए किया गया है पी, त्रिभुज के लिए किया गया है आई। इसी तरह से और भी अनेक चिन्ह हैं जिनका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और क्योंकि ये अलग अलग लिपि और भाषा में मिले हैं तो इन दोनों लिपियों को समानांतर रूप में रखा गया और उनमें से जो कॉमन थे उन्हें छांट लिया गया और उनका अर्थ लगाया गया। इस तरह से जो इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने इन लिपियों का अर्थ लगाकर इन लिपियों और भाषाओं की पहचान
की है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो इतिहास है उसके समकालीन हम अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को भी जान सकते हैं कि उस समय में, तत्कालीन समय में वैश्विक स्तर पर और कौन सी घटनाएं घट रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से मिस्र के रोसेटा से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है बच्चों को। मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे से, रोसेटा। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आ सकता है कि मिस्र के रोसेटा से प्राप्त अभिलेख में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे 3 लिपियों और 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यह मिस्र देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो वो आप कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के उत्तर अफ्रीका में मिस्र देश पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पेडागॉजिकल स्ट्रेटेजीज से हमें इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, सबसे पहले बुक में चैप्टर जो है वो रशीदा नाम की बच्ची के प्रश्न से शुरू होता है। रशीदा नाम की बच्ची का प्रश्न यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि है ना। प्रश्न से पाठ आरंभ, यानी कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई गई है, प्रश्नोत्तर विधि। अब ये प्रश्नोत्तर विधि किसकी देन है, प्रश्नोत्तर विधि है देन सुकरात की, दार्शनिक सुकरात की। ठीक है, और इस प्रश्नोत्तर विधि के प्रयोग से हमें क्या स्पष्ट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अध्यापन के लिए उपयुक्त विधि है प्लेवे मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। या यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक शिक्षक के तौर पर यदि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाना आरंभ करते हैं तो किस शिक्षण विधि को उपयुक्त मानते हैं, लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रश्नोत्तर विधि। तो आपका उत्तर निकल के आ सकता है प्रश्नोत्तर विधि। इसी तरह से एक अन्य बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को प्रयोग में लाया गया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या आप कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर, या आप कह सकते हैं सूक्ष्म से स्थल की ओर, या आप कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर। और ये सारे गुण या ये जो शिक्षण सूत्र हैं वो जिस शिक्षण विधि से संबंध रखते हैं वो है आपकी आगमन विधि, या जिसे आप कह सकते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड किस तरह से देखते हैं, देखिए सबसे पहले बात की गई है उदाहरण से नियम की ओर। तो यहाँ पे हमने देखा कि नर्मदा घाटी का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ पर आवासीय शैलाश्रय मिले हैं। तो यहाँ पे पहले उदाहरण दिया गया है और फिर बताया गया है कि उन शैलाश्रयों में जो जो चित्र मिले हैं उन चित्रों के माध्यम से इस नियम पर पहुंचे हैं या इस सिद्धांत पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर जो मानव रहते थे वो शिकार पर डिपेंड थे, वो आखेट पर डिपेंड थे और वो भोजन का संग्रह किया करते थे। तो इस आधार पर एक उदाहरण के माध्यम से नियम की ओर बढ़ा गया है। इसी तरह से एक अन्य बात कह सकते हैं सूक्ष्म से स्थल की ओर। तो यहाँ पे सूक्ष्म से स्थल का उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो मगध राज्य है उसकी यहाँ पे बात की गई है। मगध एक जनपद था, उस छोटे से एक जनपद सिर्फ एक क्षेत्र के माध्यम से एक पूरे
गंगा का जो नदी तंत्र है उसको यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसमें गंगा की सहायक नदियों को स्पष्ट किया गया है, यमुना, सोम, चंबल, बेतवा और ब्रह्मपुत्र, महानदी, कि किस तरह से कौन सी नदियां इसकी मुख्य सहायक नदियां थी और कौन सी उप सहायक नदियां यहाँ पर थी, जो कि हमने लेसन में देखा भी है। इसी तरह से अगली बात आती है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर चिंतन बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये तो आपको हर पॉइंट में देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से हम यहाँ पे 3 बिंदुओं की बात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, जब उत्तर पश्चिम के किरथर और सुलेमान पहाड़ियों की यहाँ पे बात की गई है, जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य गेहूं और जौ के उदाहरण की बात की गई है, तो देखिए मूर्त हमारे सामने स्पष्ट कर दिया गया है या प्रस्तुत कर दिया गया है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों को। अब हमें मूर्त से अमूर्त की ओर यहाँ पे बढ़ना है कि ये बता दिया गया है हमें यहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व खेती के साक्ष्य मिले हैं, और उसमें भी अनाज का नाम भी बताया गया है, क्योंकि देखिए कृषि के साक्ष्य तो मेहरगढ़ में भी मिले हैं, तो विंध्य पहाड़ियों में मेहगढ़ा और कोल्डी हवा में भी मिले हैं। तो अब यहाँ पे सूक्ष्म से स्थल की अमूर्त से अमूर्त की ओर कैसे, कि किरथर और सुलेमान में आपको पहाड़ियां बता दी है, वर्ष या समय बता दिया है। अब हमें उस मूर्त जानकारी के आधार पर अमूर्त की ओर बढ़ना है, जो कि हम पर्टिकुलर जो मेहरगढ़ स्थान है उसे हम ढूंढ रहे हैं, उस तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह से कहा जा सकता है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें जो जो जानकारियां लेसन में अवेलेबल करवाई गई हैं, जो कि कॉन्क्रीट फॉर्म में मूर्त रूप में हमारे सामने उपस्थित है, उसके आधार पर हम अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। अज्ञात की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे 2 उदाहरण यहाँ पे लिए जा सकते हैं। एक तो यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र की बात की गई है और कहा गया है कि 4700 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पर बसे थे। तो अब यहाँ पे हम 4700 वर्ष पूर्व के नगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बुक में बताया गया है। देखिए, यदि मैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता की बात करती हूँ तो सिंधु सभ्यता का काल तो 2700 वर्ष है। तो बुक में यहाँ पे बताया गया है कि बुक में आधार वर्ष माना गया है 2000 को। ठीक है, 2000 को आधार वर्ष माना गया है। तो अब हमें यहाँ पे प्रथम नगरीय सभ्यता सैंधव सभ्यता का काल निकालना है, तो हमें 4700 वर्ष में से इसे माइनस करना होगा, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका 2700 वर्ष पूर्व। इस तरह से ये सैंधव सभ्यता का काल निकल जाता है। इसी तरह से जो महाजनपदीय व्यवस्था है, जिसमें मगध महाजनपद का यहाँ पे जिक्र किया गया है, इसे 2500 वर्ष पूर्व का बताया गया है। तो इसी तरह से 2000 वर्ष आधार वर्ष माना गया है, तो 2500 में से हम जब 2000 हटा देते हैं तो यहाँ पे 500 ईसा पूर्व के महाजनपद काल की तिथि का निर्धारण यहाँ पे हो जाता है, जो कि किताब में बताया भी गया है कि यहाँ पे जो भी काल निर्धारण है उसका आधार वर्ष 2000 को माना गया है, और इस 2000 को आधार मानकर ही आपको यहाँ पे ये जो 4700 वर्ष और जो 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, उसके लिए आप कौन सी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है कि आप इसके साथ ईसा पूर्व का प्रयोग करेंगे या ईसवी का प्रयोग करेंगे। तो ये जो उदाहरण है ये हमें ले जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और इस तरह से ये जो सारे शिक्षण सूत्र हैं ये हमें प्रयोग में बताते हैं आगमन विधि का, जिसे कि इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, और आगमन विधि ओवरऑल उदाहरण से नियम की ओर बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक इंडक्टिव मेथड को भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है कि इंडक्टिव मेथड जो है वो हिस्ट्री टीचिंग या लर्निंग के लिए एक अच्छा मेथड हो सकता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे हर स्थान या हर स्रोत के बारे में या किसी भी शब्दावली को स्पष्ट करने से पहले आसपास की कुछ बातें की गई हैं। तो वे बातें क्यों की गई हैं, हमने लेसन का जो एक सेगमेंट है क्यों पढ़ें किताब, उसमें हमने पढ़ा था, या जब मैंने आमुख आपको समझाया था तब हमने डिस्कस किया था कि टीचर को एनसीएफ 2005 एक फैसिलिटेटर मानता है। तो ये जो आसपास की बातें यहाँ पे टीचर के द्वारा की गई हैं, ये एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए की गई है, और टीचर यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्स को नहीं बता रहा है बच्चों को,
एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है और ये कहा जा रहा है बच्चों से कि अब आप खुद सर्च करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से एक्सक्यूज मी, यदि हम क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को देखते हैं बुक के, तो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में आप देखेंगे एक कॉलम आता है कल्पना करो, कल्पना करो, ठीक है। अब कल्पना करो में बच्चा क्या कर रहा है, कल्पना करो क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे की इमेजिनेशन पावर को यहाँ पे इंक्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ में आता है आओ चर्चा करें, चर्चा करें। तो चर्चा के माध्यम से सामूहिक गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियों में आपसी बातचीत भी हो सकती है जो कि सुझावात्मक भी हो सकती है और विवादग्रस्त भी हो सकती है, या उसके साथ साथ कोई हाथ से की जाने वाली गतिविधि भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को शामिल किया गया है। बहुविकल्पात्मक, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो कि हमारी मूल्यांकन प्रणाली की ओर एक इशारा करते हैं कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न के माध्यम से बच्चों की जो कॉग्निटिव पावर है, जो उनके रिकॉल करने की जो पावर है, उसे इंक्रीज किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। बच्चों की जो पहचानने की क्षमता है उसे यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है। इस तरह से डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे बच्चों में खोजी प्रवृत्ति को एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक पुरातत्ववेत्ता का इंटरव्यू लेना है, तो अब आप बताइए कि आप उससे किस तरह के 5 क्वेश्चन पूछेंगे, या आपके सामने पत्थर के उपकरण रख दिए गए हैं या सिक्के रख दिए गए हैं, तो अब आप बताइए उसमें से कौन कौन से पत्थर के हैं, कौन कौन से धातु के हैं। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों में डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और यदि ओवरऑल पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एनसीएफ 2005 जो एक बात कहता है कि बच्चे को ज्ञान का निर्माण करता माना जाना चाहिए, सूचना का संग्रह करता नहीं, यानी कि सिखाने की निर्मितिवादी अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करता है। तो ये जो निर्मितिवादी अप्रोच है ये हमें ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, टीचिंग स्ट्रेटेजी या पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं, यदि आप लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पर्टिकुलर मेथड्स ऐसे हैं जिन्हें हम पेडागोजिकल सेक्शन में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये लेसन हमारा हमने 2 तरह से डिस्कस किया, एक कंटेंट पार्ट और दूसरा पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, उन्हें इसे सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें और आप मुझे अप्रिशिएट करें। यदि कुछ मिस्टेक्स आपको लगती हैं तो उन मिस्टेक्स को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे खुशी होगी कि यदि उनके करेक्शन के लिए आप मुझे कुछ सजेशन देंगे। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।